हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हर रोज मॉर्निंग में 10 बजे हमारी क्लास होती है हिस्ट्री की। अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं पाषाण काल युग। इसके अलावा हम बेसिक टर्म्स देख चुके हैं हिस्ट्री की। और इसके अलावा हम क्या देख चुके हैं, हड़प्पा संस्कृति पढ़ चुके हैं और हड़प्पा संस्कृति में हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख चुके हैं, जिससे कि अब तक आपको ये हड़प्पा संस्कृति का चैप्टर कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो आज का हमारा चैप्टर है ऋग वैदिक काल। इसके साथ ही कोशिश करेंगे उत्तर वैदिक काल अगर इस क्लास में कंप्लीट हो जाता है तो दोनों के दोनों चैप्टर आज इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं हम। तो जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं अभी तक, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग अभी नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पुराने लोग हैं वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिए। तो ऋग वैदिक काल हमारा जुड़ा हुआ है आर्य से भी, आर्य समाज। तो हम यहाँ पर जो आर्य है उनकी लाइफ के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हड़प्पा संस्कृति हमारा क्या है, हमारा पहला नगरीकरण कहाँ पे हुआ। ये हमारा हुआ अपना हड़प्पा संस्कृति में फर्स्ट नगरीकरण कहाँ पे हुआ। हड़प्पा संस्कृति में फर्स्ट नगरीकरण अगर आपसे पूछा जाता है तो हड़प्पा संस्कृति आपका आंसर होगा। तो आर्य जो समाज है, आर्य कि कहाँ से है, आर्यों का मूल निवास क्या है, तो आर्यों के बारे में ना काफ़ी सारी थ्योरी दी गई हैं, जो कि अलग-अलग लोगों ने दी हैं। अब वो अलग-अलग लोग कौन हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर ने तिलक ने क्या बोला कि ये लोग आर्कटिक से आए, यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए। ठीक है? इसके अलावा विलियम जोन्स ने बोला कि ये लोग यूरोप से आए, तो यूरोप के बारे में भी 2-3 लोगों ने थ्योरी दी कि ये लोग यूरोप से आए हैं। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला कि ये लोग तिब्बत से आए हैं। जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, वो थ्योरी किसकी है? वो है आपकी मैक्स मूलर की। मैक्स मूलर ने जो थ्योरी दी है वो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है और मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग कहाँ से आए ये लोग? ये लोग आए हैं आपके सेंट्रल एशिया से, यानी कि मध्य एशिया से ये लोग आपके यहाँ पर आए हैं। ठीक है? मध्य एशिया से ये लोग माने जाते हैं कि ये लोग मध्य एशिया से यहाँ पर आए हैं। तो इसके बारे में आर्यों का जो मूल निवास है वो माना जाता है एल्प्स माउंटेन। तो जो हमारा वैदिक काल है उसको हम 2 तरीके से बाँटते हैं। एक हम बोलते हैं अर्ली वैदिक एज और एक हम बोलते हैं लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज जो कि है हमारा 1500 से 1000 बीसीई और 1000 के बाद जो आपका है 500 बीसीई, ये आपका है लेटर वैदिक एज। ठीक है? तो जो हमारा अर्ली वैदिक एज है इसमें हमारा आता है ऋग्वेदा। इसमें हमारा आता है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा हमारा आता है अर्ली वैदिक एज में और इसके अलावा जो बाकी के 3 और वेद हैं वो हमारे आते हैं लेटर वैदिक एज में, चाहे वो आपका यजुर्वेद है, आपका सामवेद है और इसके अलावा आपका क्या है, अथर्ववेद है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पुराण्स लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, ब्रह्मास लिखे गए, संहिता लिखी गई, वेद संहिता। तो ये सारी की सारी आपकी कहाँ पर आती है, लेटर वैदिक एज में। तो हमने सीखा था कि किसी भी संस्कृति का नाम कैसे रखा जाता है। हिस्ट्री में जो भी जगह सबसे पहली खोजी जाती है, उस जगह के नाम पर रखी जाती है हमारी संस्कृति। जैसे कि हमने हड़प्पा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, अहीर संस्कृति हमने देखी। इसके अलावा ये जो हम पीरियड बाँट रहे हैं कि अर्ली वैदिक एज है और उसके बाद लेटर वैदिक एज है, ये किस अकॉर्डिंग हमारा बढ़ता है? तो जब भी हमारी जो पॉलिटिकल लाइफ है, हमारी जो इकोनॉमिकल लाइफ है,
या रिलीजियस लाइफ है, इन सभी में जब एक सिग्निफिकेंट चेंज होता है, तो उस चेंज के बाद हम दूसरी लाइफ को रखते हैं, दूसरे एज को हम इस तरीके से काउंट करते हैं, ठीक है? वरना जैसे ऋग्वेद है, तो चाहे तो 2 यजुर्वेद को भी ऊपर रख सकते थे, 2 वेदों को रख सकते थे, लेकिन जैसे ही सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा, आपकी पॉलिटिकल लाइफ में, इकोनॉमिकल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में, तो आपकी एक दूसरी नई एज जो है वो आपकी वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो हमारे 4 वेद हैं, 4 वेदास के आपको नाम याद होने चाहिए, 4 वेदास में कौन-कौन से हैं? अभी हमने डिस्कस किया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। तो इनकी क्या लिखी गई हैं? इन सब की संहिताएँ लिखी गई हैं, वेद संहिता, वेद को समझने के लिए। उसके बाद इनके वेद के ब्राह्मण्स भी हैं, यानी कि और भी एक्सप्लेनेशंस हैं। एक्सप्लेनेशन कौन-सी एक्सप्लेनेशन है? एक्सप्लेनेशन है वेदों को समझने के लिए। उसके बाद है आरण्यक। आरण्यक जो हमारे हैं, ये हमारे वनों में लिखे गए हैं, जो ऋषि-मुनि से जब चले गए वनों में, वहाँ पर लिखे गए हैं, तो इनको हम बोलते हैं आरण्यक। और इसके बाद हमारे क्या लिखे गए? उपनिषद। उपनिषद को हम क्या बोलते हैं? उपनिषद को हम वेदांत भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर वेदों का अंत हो गया है। ठीक है? उपनिषद में फिलॉसफी है, आपकी जो भी फिलॉसफी है वो सारी आपकी कहाँ पर है? उपनिषद में है। तो आर्यों को एक तरीके से एक जाति भी मानी जाती है, जो हमने डिस्कस किया था हड़प्पा संस्कृति में कि एक सुरकोटदा जगह थी, जहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिले। तो जो ये घोड़े के साक्ष्य थे, ये एक्चुअली कहाँ के थे? आर्य लोगों के, कि आर्य लोग जो है इंडिया आए, अफ़गानिस्तान, ईरान होते हुए इंडिया आए, तो सुरकोटदा तक हो सकता है वो हड़प्पा संस्कृति में पहुँच गए हों सुरकोटदा तक। तो उसके बाद ये जो लोग थे, आर्य लोग आगे के एरिया में, जो हमारा इंडिया का दोआब का क्षेत्र है, वहाँ पर ये लोग आ गए। तो घोड़े के साक्ष्य जो मिले थे हड़प्पा संस्कृति में, हो सकता है इसके हैं, लेकिन ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है। तो सबसे पुराना जो हमारा वेद है, वो हमारा कौन-सा है? ऋग्वेद। इस वेद के बारे में क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? इसमें आर्य शब्द का उल्लेख है 36 बार। 36 बार में यहाँ पर आर्य शब्द का उल्लेख है। इसके अलावा और जो देवी-देवताएँ आर्य पूजते थे, उनका भी यहाँ पर उल्लेख है, जैसे कि अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, इन सब का उल्लेख भी आपके ऋग्वेद में है। एक टर्म हम यूज़ करते हैं अस्मो माँ, अस्तो माँ सद्गम्य। ये टर्म्स भी कहाँ से ली गई है? ये लाइन अस्मो माँ सद्गम्य, ये भी आपके ऋग्वेद से ली गई है। और इसको हम बात करें तो इसमें 1028 मंत्र हैं। इसके उपनिषद हैं, जैसे ऐत्रेय, कौशिकीय, ये ही इसके आरण्यक हैं। और इसका उपवेद क्या है? उपवेद है आपका आयुर्वेद। आयुर्वेद किसके लिए है आपका ये? प्रजापति के लिए आपका यूज़ होता है, ठीक है? इसके अलावा इसमें 10 मंडल हैं। हर एक मंडल का अपना सिग्निफिकेंट है, तो 2 से लेकर 7 मंडल तक, ये तो आपके लिखे गए अर्ली वैदिक एज में। और इसके अलावा पहला, 8वां, 9वां और 10वां ये आपके लिखे गए हैं लेटर वैदिक एज में। ठीक है? तो 2 से 7 आपके पहले वैदिक एज में लिखे गए हैं और 1 से 8, 9, 10 ये आपके लेटर वैदिक एज में लिखे गए हैं आप लोगों के ये। ठीक है? तो इसमें अपने-अपने अलग-अलग मंडल में कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो सिग्निफिकेंट हैं। आपको जैसे सेकंड में हमारा क्या है? ग्रत्समद। अगर हम तीसरे मंडल की बात करें, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर है, किस मंडल में है? ये आप याद रख सकते हैं, थर्ड वाला। तो गायत्री मंत्र कहाँ पर उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है थर्ड मंडल में। और गायत्री मंत्र यानी कि विश्वामित्र। चौथे में है वामदेव, कृषि संबंधी। पांचवें में अत्रि, छठे में आपका है भारद्वाज, सातवें में है वशिष्ठ, आठवें में है आपका कण्व ऋषि या फिर अंगिरस, नौवें में है आपका सोम का वर्णन है। ठीक है? और 10वें में आपका क्या है? शुद्ध शुक्तीय। यहाँ पर 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। जो 4 वर्ण हैं, जिसमें 4 वर्ण में आर्य बँटे थे, वो चारों वर्ण का आपका यहाँ पर चारों वर्ण यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं आपके 10वें मंडल में।
नदियों का भी उल्लेख है ऋग्वेद में, लेकिन सर सबसे जो पावन नदी बताई गई है, वो बताई गई है आपकी सरस्वती। और इस नदी को आप नदीतमा भी कहते हैं, यानी कि सभी नदियों में श्रेष्ठ। गंगा नदी का सिर्फ एक बार ही उल्लेख है और गंगा का जो नाम है ऋग्वेद में वो है जानवी। ठीक है? तो आर्य जो लोग आए, आर्य को एक तरीके से एक जाति समझा जाता है। आर्य शब्द का अगर हम मतलब निकालें, तो आर्य का मूल शब्द जो है, मेन शब्द वो किससे बना है? अरि से आपका बना है। और इस अरि का मतलब क्या होता है? अरि का मतलब होता है विदेशी या अजनबी, और आर्य का मतलब सर्वश्रेष्ठ भी होता है, जो सब में श्रेष्ठ है। ये भी आर्य का आपका मतलब होता है। तो ये लोग आपके अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के पंजाब, हरियाणा 2 आपका जो क्षेत्र था, यानी 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, वहाँ पर ये लोग आए। तो इनको बोला जाता है ये कहाँ पे थे? कुछ नदियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो अफ़गानिस्तान में ये जो आए, वहाँ की 2 नदियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वो कौन-कौन सी नदी है? एक तो है कुर्रम और एक है कुंभा। तो आपको ये याद रखना है कि इनका प्राचीन नाम क्या था और अब का नाम क्या है। तो कुर्रम का क्या था? क्रुमु। और कुंभा जो अब किस नाम से जानी जाती है? काबुल के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा ये पंजाब की जो पाँचों नदियाँ थी, सतलुज, रावी, झेलम, व्यास, ये वाली नदियों का भी उल्लेख है। जो सिंधु आर्यों की प्रमुख नदी थी, सिंधु, जो हमारा नाम निकला है, जो आर्य हैं, यहीं से हमारा सिंधु, हिंदुस्तान जो निकला है, वो यहीं से वर्ड हमारा निकला है। सिंधु से ही, इंडस नदी से ही जो हिंदुस्तान हम बोलते हैं। तो जो पाँचों नदी हैं, वो कौन-कौन सी हैं आपकी? रावी, सतलुज, झेलम, चिनाब और कौन-सी है? व्यास। तो इनका प्राचीन नाम क्या है? रावी का नाम क्या है? परूशनी। सतलुज किस नाम से जानी जाती है? शतुर्दी। झेलम किस नाम से जानी जाती है? झेलम जो नदी है वो आपकी जानी जाती है वित्सता। और चिनाब अस्किनी। व्यास का नाम है बिपाशा। ठीक है? तो ये आपकी नदियों के पुराने नाम हैं, जो आपने देखने हैं कि ये पुराने नाम हैं। इन पुराने नामों से क्या जानी जाती है हमारी नदियाँ, जो पंच आप क्षेत्र है, 5 नदियों का देश, वो एरिया यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है? दूसरा वेद हमारा कौन-सा है? सामवेद। जो साम का अर्थ होता है, साम का अर्थ क्या होता है? शाम का जो अर्थ होता है, वो होता है आपका, साम का मतलब होता है गान। तो इसमें जो भी संगीत से रिलेटेड है, वो इसमें सामवेद में है। ऋग्वेद में आपके क्या है कि मंत्र लिख दिए गए, लेकिन उन मंत्रों को पोएट्रिक तरीके से या किस लय में, किस तरीके से अच्छे से गाना है, वो आपका सामवेद में है। सामवेद में आपके ऋग्वेद से ज़्यादा मंत्र हैं, 1810 मंत्र हैं आपके सामवेद में, ऋग्वेद से ज़्यादा मंत्र हैं। और लेकिन जो ज़्यादातर मंत्र हैं वो आपके ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो जो सर्वप्रथम 7 स्वर जो हम संगीत के बेसिक्स बोलते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आपके सामवेद से ही लिए गए हैं। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो सामवेद का जो ऋत्विक है वो उद्गाता कहलाता है, और उसका कार्य क्या होता है कि जो भी मंत्र हैं उनको किस तरीके से अच्छे से गाना है। और सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद नारद से संबंधित है, तो गंधर्व वेद आपका यहाँ पर उपवेद है सामवेद का। नेक्स्ट आपका जो हमारा थर्ड वेद है वो हम देख लेते हैं। थर्ड वेद हमारा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमारा क्या है? यजु का मतलब क्या होता है? यज्ञ। यानी यज्ञ से संबंधित जितने भी सारे नियम हैं कि कैसे यज्ञ करना है, कितने बाय कितने इंच का आपका हवन कुंड होगा, कितने पंडित करेंगे, किस दिशा में बैठेंगे, किस दिशा में यजमान बैठेगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर है यज्ञ के बारे में? यज्ञ के बारे में सभी की सभी चीज़ें हैं आपके यजुर्वेद में। तो यज्ञ की जितनी भी विधियाँ हैं, उनका प्रतिपादन कैसे होगा, बलि के मंत्र क्या हैं, यज्ञ के मंत्र क्या हैं, ये सारे मंत्र आपके यहाँ पर हैं। इसमें गद और पद दोनों ही तरीके से मंत्र हैं, तो इसके 2 प्रधान हैं, रूप में हम इसको जानते हैं 2 भागों में, एक तो कृष्ण और एक हमारा शुक्ल। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। कृष्ण का मतलब होता है हमारा ब्लैक, काला, और शुक्ल का हमारा क्या मतलब होता है? शुक्ल, व्हाइट।
तो जो हमारा कृष्ण यजुर्वेद है और शुक्ल यजुर्वेद है, जो हमारा कृष्ण यजुर्वेद है, इसमें क्या है, इसमें प्रोसीजर्स हैं कि क्या प्रोसीजर रहेंगे, कैसे मंत्र हैं, ये हैं, इसमें भी प्रोसीजर है। लेकिन शुक्ल में सिर्फ प्रोसीजर है और कृष्ण में प्रोसीजर के साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ठीक है? और यजुर्वेद का जो उपवेद की अगर हम बात करें तो वो कौन-सा है? वो है आपका धनुर्वेद। और धनुर्वेद किसकी सिग्निफिकेंस है? धनुर्वेद विश्वामित्र। इसमें अलग-अलग यज्ञ के बारे में दिया गया है, जैसे कि आपका राजसूय यज्ञ है, तो उसके बारे में कैसे है, वाजपेय यज्ञ है, तो वो कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें दी गई हैं। नेक्स्ट हमारा है अथर्ववेद, जो हमारा लास्ट वेद है। अथर्ववेद हमारा क्या कहता है? अथर्ववेद में हमारी जो इसको अथर्ववेद को एक तो सबसे श्रेष्ठ वेद बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन-सा है तो उसका आंसर होगा ऋग्वेद। लेकिन ये पूछा जाए सबसे श्रेष्ठ, सबसे उच्चतम वेद कौन-सा है वो होगा अथर्ववेद। इसका जो नाम है वही एक ऋषि के नाम पर रखा गया है, अथर्व के नाम पर अथर्ववेद। तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है इसका गोपथ है, जिसमें कि यज्ञ के अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपको सारे औषधि के बारे में, जादू टोने के बारे में, सारे के सारे मंत्र आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जादू टोने, ठीक है? कुरु के राजा के बारे में भी इसमें लिखा गया है और इसका उपवेद कौन-सा है? शिल्पवेद। इसका उपवेद शिल्पवेद है और ये किसका सिग्निफिकेंस है? ये आपका विश्वकर्मा का सिग्निफिकेंस है, ठीक है? काशी का उल्लेख भी आपको अथर्ववेद में ही मिलता है। नेक्स्ट है फिर आपके आरण्यक। आरण्यक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आरण्यक का मतलब क्या है? जो कि वन में जाकर लिखे गए हैं, उनको हम बोल रहे हैं आरण्यक। तो ये फॉरेस्ट बुक है बेसिकली। तो जहाँ वेदों में यहाँ पर बलि चल पड़ी थी कि लोग बलि देते थे और ज़्यादा पूजा-पाठ करते थे। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसने सैक्रिफाइस को अपोज़ किया गया है कि बलि वगैरह देना ज़रूरत नहीं है, भगवान को वैसे भी खुश किया जा सकता है, ये आपका आरण्यक में है। तो इसमें फिलॉसफी क्या है, वो सारी चीज़ें भी आरण्यक में यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ठीक है? तो 7 प्रमुख आरण्यक हैं और सातों के सातों मतलब 4 वेद के जो जित कितने आरण्यक हैं आपके 7 प्रमुख आरण्यक हैं। उसके बाद हमारा आता है उपनिषद। उपनिषद। उपनिषद हमारे क्या हैं जिसमें कि मैंने आपको पहले बताया फिलॉसफी है इसमें। बेसिकली क्या है आपके दार्शनिक विचारों के बारे में इसमें है। इसको भारतीय दर्शन शास्त्र का स्रोत कहा जाता है, भारतीय दर्शन शास्त्र का पिता माना जाता है उपनिषद को। तो उपनिषद आपके 108 हैं जिसमें से अगर फेमस की बात करी जाए तो कुल 13 हैं जो कि बहुत फेमस हैं। इसमें आपको आत्मा के बारे में, ब्राह्मण के बारे में, कर्म के बारे में कि जो कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा। जो आपका फल मिलता है वो कर्मों पर ही आपके डिपेंड करता है कि अच्छे कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो। इसके अलावा संसार के बारे में यानी कि आदमी जीता है उसका जन्म होता है, वो जीता है, उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं। इसमें आपको क्या याद रखना है, एक कथन हम बोलते हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये आपका उपनिषद से ही लिया गया है और कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडका उपनिषद से। मुंडका उपनिषद से ये लिया गया है सत्यमेव जयते। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आर्य लोग जहाँ पर बसे थे वो क्या था आपका सप्त सिंधु था। तो सप्त सिंधु का भाग का भी इसमें आपका उल्लेख है उपनिषद में भी। अब हम देखते हैं कि जो आर्य है वो कबीले में रहते थे। आर्य जो लोग हैं वो रहते थे कबीले में और जो कबीला है उसको हम बोलेंगे जन। अब मान लीजिए ये सारे लोग हैं इनको हम बोल रहे हैं जन। यहाँ पे अलग-अलग लोग हैं आपके। इनको हम बोल रहे हैं जन। तो आगे हम एक और टर्म यूज़ करेंगे जनपद। वो हम किसको बोलेंगे?
जनपद आप याद रखें, जनपद हम उसको बोलेंगे कि जैसे ये एरिया है, इस एरिये में जहाँ पर उन्होंने कृषि भी करनी शुरू कर दी, पशु भी रखने शुरू कर दिए, यानी कि जन का मतलब तो ये वाले लोग हो गए और पद का मतलब पैर, यानी कि जहाँ पे उन लोगों ने अपने पैर रखे, जहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? जनपद। अब जन के पद के बाद एक और टर्म आती है, वो क्या है? महाजनपद। अब ये महाजनपद क्या है? यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जनपद, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे जन इकट्ठे हो गए वहां पे एक राजा उसको हमने जनपद बोल दिया महाजनपद बोल दिया नहीं अलग अलग जन है अलग अलग जन है और उसको हमने क्या बोल दिया महाजनपद अलग अलग जनों का एक ग्रुप है उसको हमने क्या बोला है महाजनपद बोला है ठीक है तो आर्य लोग कबीले में रहते थे उसको हमने जन बोला है और जो जैसे 5 कबीले का एक तरीके से इकट्ठे हो गए तो उनको बोला हमने पंचजन। एक बहुत ही फेमस युद्ध है आर्यों का और वो है आपका परुष्णी नदी पर। अब ये नदी कौन-सी है? परुष्णी नदी यानी कि रावी नदी पर वो है। तो रावी नदी पर क्या है कि एक बार क्या था कि भरत और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। भरत ये वही भरत है जिसके नाम पर भारत का नाम पड़ा। भरत और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें भरत की जीत हुई थी। तो ये 10 जनों के बीच में बेसिकली युद्ध हुआ था। 10 राजाओं के बीच में 10 जन जो हम बोल रहे हैं। तो ये भरत और 10 के बीच में क्यों युद्ध हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि भरत वंश के राजा थे सुदास, उन्होंने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा दिया था और वशिष्ठ को उन्होंने अपना पुरोहित नियुक्त कर लिया था। तो जो राजा थे आपके सुदास और विश्वामित्र को उन्होंने हटाया तो विश्वामित्र को इस पे उन्होंने अपनी इंसल्ट फील की उन्होंने अपनी बेइज्जती इस पे फील की तो पंचजन तो थे फेमस आपके आर्य के इन्होंने और भी 5 जनों को मिलाकर 10 जनों को यानी कि 10 राजाओं ने आपस में युद्ध लड़ा भरत के साथ लेकिन इसमें विजय किसकी हुई विजय आपकी भरत की ही हुई तो ये आपका 10 राज युद्ध के नाम से फेमस है दशराज युद्ध के नाम से आपका ये फेमस है तो ये आपको याद रखना है दशराज युद्ध कहाँ पे हुआ आपका परुष्णी यानी कि रावी नदी पर हुआ और जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको इस दशराज युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है अब हम देखते हैं कि जो आर्य थे उनकी लाइफ कैसी थी उनकी भौतिक जीवन कैसा था तो जो हम आर्य की बात कर रहे हैं कि भौतिक जीवन कैसा था एक तो ये लोग क्या थे यहाँ पे हमने घोड़े के साक्ष्य देख लिए घोड़े भी थे यहाँ पे, रथ भी थे और कासा भी यहाँ पे था। कासा क्या था बेसिकली कॉपर प्लस टीन ठीक है? यही था आपका। तो यहाँ पे आपको पहिए का आविष्कार ऑलरेडी हो गया था, आरा वाला पहिया था यहाँ पे, खेती के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये ज़्यादातर जो लोग हैं, ये किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते थे? ये लोग देते थे इम्पोर्टेंस गाय को। गाय ही इनका प्रमुख धन था। जिस आदमी के पास सबसे ज़्यादा गाय हैं, वही आदमी इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रईस इससे ज़्यादा अमीर वही होता था। ठीक है? तो यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स के इतने एविडेंस नहीं मिले हैं आपके ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे गिफ्ट इकोनॉमी थी अभी मोहरे भी नहीं मिली हैं जैसे कि पाषाण काल युग में था ना मोहरे नहीं थी तो यहाँ पे भी मोहरे नहीं है यहाँ पे गिफ्ट एक्सचेंज पॉलिसी है गिफ्ट एक्सचेंज पॉलिसी यानी कि मैंने आपको कुछ चीज दे दी आपने उसके बदले मुझे कुछ चीज दे दी तो एक्सचेंज यानी कि बार्टर सिस्टम टाइप यहाँ पर हम उसको गिफ्ट एक्सचेंज बोल रहे हैं हाँ लेकिन यहाँ पे पुरोहित थे आपके पुजारी थे तो जो पुजारी पूजा करते थे उनको दान दक्षिणा दी जाती थी तो जिस भी व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा गाय वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा गाय है उसको हम बोलते थे गोमत गोमत ठीक है और गाय के लिए जो युद्ध लड़ा जाता था उसको बोलते थे गविष्ठी तो गाय से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स हैं जो आप देख सकते हैं और जो तांबे और कांसे का जो प्रयोग है उसके लिए आयश शब्द यूज किया गया था आयश आर्य में आयश शब्द यूज किया गया है आपके तांबे और आपके पत्थर के लिए तांबे और कांसे के लिए तो यहाँ के लोग क्या करते थे बेसिकली गाय चराते थे खेती करते थे कृषि करते थे और बसने के लिए जमीन पर कब्जा कर लेते थे लेकिन ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने कब्जा किया तो ये जमीन उसकी है नहीं ऐसा नहीं होता था ये जो पूरा का पूरा जन जो मिलता था आपस में ये जो जन था वो जो जमीन है वो पूरे जन की होती थी ना कि सिर्फ एक आती थी ठीक है नेक्स्ट ये थी इनकी भौतिक लाइफ तो यहाँ पे गाय और सांड की इतनी चर्चा नहीं है सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो आपकी गाय की है कि खेती करते हैं लोग गाय उनका सबसे असली धन है ये सारी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसके बाद जनजातीय राज्य व्यवस्था देखते हैं
तो जनजातीय जो राज्य व्यवस्था है वो क्या है कि यहाँ पे जो राजा था वो चुना जाता था। ऐसा नहीं है कि जिसके पास जो सबसे अमीर है या कोई राजा है, वो नहीं होता था यहाँ पे। पूरे जन के लोग पूरे जन के लोग आपस में देखते थे कि कौन ऐसा व्यक्ति है हमारे बीच में जो सबसे ज़्यादा हमारे गायों की रक्षा कर सकता है या जो थोड़ा-सा बहादुर है, सरदार जो आप मूवी में देखते हैं ना कबीले का सरदार, तो वो कबीले का सरदार ये क्या करते थे, ये आपस में सारे लोग मिलते थे और उस कबीले के सरदार को चुनते थे। उसी को आप राजा, गोपति या गोपा के नाम से जानते हैं और जो रानी होती थी उसकी वाइफ उसको बोला जाता था महिषी। तो या तो आप इसको राजन या इसको गोपति भी बोलते थे। क्योंकि राजा सबसे ज़्यादा कुछ तो ज़्यादा रखेगा ना गाय, तो इसको गोपति, गोपा या और जो वाइफ़ होती थी उसको क्या बोलते थे, रानी को महिषी बोलते थे। ठीक है? ये होता था। अब राजा जो है वो चुना गया है, वो ऐसा नहीं है कि उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, तो राजा चुना गया है आपस में, ना इसके पास कोई मिलिट्री है। यानी इसके पास कोई अपनी स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, कोई सेना नहीं है इसके पास अपनी। तो जो जन के लोग हैं ना जिन्होंने इसको मिलके चुना है, वही जन के लोग इसकी मिलिट्री बन जाते थे, वही जन के लोग इसकी आर्मी बन जाते थे। तो जब भी ऐसा कुछ होता था कि कोई ऐसा है कि कोई युद्ध लड़ना है या अपनी गायों की रक्षा करनी है, अपने कबीले की रक्षा करनी है, तो राजा जो जन थे वही उसकी आर्मी बन जाती थी, आपस में ये लोग मिलकर लड़ाई लड़ लेते थे। ठीक है? और यहाँ पर सभाएँ होती थी, तो 4 सभा फेमस हैं, सभा, समिति, एक को हम बोलते हैं गण और एक को हम बोलते हैं विदत। तो अब राजा के पास अपनी आर्मी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है। एडमिन पावर भी नहीं है, मिलिट्री भी नहीं है। अब एडमिन नहीं है तो कोई टैक्स लेगा नहीं, किससे टैक्स लेगा? गाय ही तो चराते हैं सब लोग आपस में, सबके पास गाय हैं, तो टैक्स व्यवस्था कोई नहीं थी, मिलिट्री कोई नहीं थी, तो और वॉलंटरी ट्रिब्यूट करते थे लोग। यानी कि किस तरीके से ट्रिब्यूट करते थे कि ठीक है, ये राजा है, इसने चलो जीत लिया, कुछ जीत लिया तो कुछ गाय हैं, मतलब एक जन ने दूसरे जन पर अटैक किया, जो कमज़ोर जन उनको लगा और उस जन की गाय किसने हैंडल कर ली, जो इनका राजा था, इनके पास चली गई। अब ये सारे लोग बैठ के डिस्कस करेंगे कि जो इतनी ये जो गायें आई हैं, ये किस-किस को कितनी-कितनी मिलेंगी। ठीक है भाई, सभी के सभी लोग रख लेंगे, ये हमारा राजा है तो इसको थोड़ी-सी ज़्यादा मिल जाएँगी, बाकी सबको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है? तो यहाँ पर सभा, समिति, गण और विदत होते थे, ये 4 प्रकार की मीटिंग्स होती थी। इन सभी मीटिंग्स में ही वो अपने जो भी लोग थे, उन जन के लोग, उन सभी से सहायता लेता था, उन सभी से मदद माँगता था और सारे मुद्दे यहीं पे डिस्कस होते थे। सबसे पहले है सभा। सभा जैसे कि हमारी लोकसभा होती है, वहाँ पे सब लोग डिस्कस करते हैं। तो सभा शब्द जो है वो पुरुष और स्त्री दोनों ही लोग यहाँ पर आते थे, दोनों के दोनों ही लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते थे। समिति की बात करें तो समिति में भी स्त्रियाँ प्रवेश कर सकती थी और जेंट्स लोग इसमें ज़्यादा होते थे समिति में। ठीक है? गण में भी क्या होता था, गण में भी कोई भी मिलिट्री अफ़ेयर है, मतलब किस पे किसको लड़ाई करनी है, कोई लड़ाई का मुद्दा आ गया, तो वो सारे आपके गण में बैठ के डिस्कस होते थे, जिसमें ज़्यादातर जेंट्स होते थे। विदत में क्या होता था, विदत में आपके सारे इकोनॉमी, पैसे को लेकर, पैसा तो था नहीं मतलब गायों को लेकर, ठीक है? वो वाले और यहाँ पर पुरोहित होता था आपको कि पुरोहित को कितना दान दक्षिणा देना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर डिस्कस होती थी। अच्छा, इसके लिए आपको क्या देखना है कि यहाँ पे इससे क्या पता चलता है कि जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, स्त्री हैं आपकी ऋग वैदिक काल में उनकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, वो सभी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो स्त्रियों की दशा यहाँ पर बहुत ही अच्छी थी, स्त्रियों की दशा यहाँ पर अच्छी थी। एक जो बाकी सारे हिस्ट्री में अगर हम कंपेयर करें, तो मिलाकर कुल मिलाकर यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी। तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि फैमिली कैसी थी, कबीला कैसा था, परिवार कैसा था, वो हम अभी देख लेते हैं। कबीला और परिवार कैसा था? तो कबीला और परिवार की अगर हम बात करें तो पहचान उसके गोत्री से होती थी। तो यहाँ पे गोत या कुल ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती थी और यहाँ पे क्या होता था अपने कबीले के प्रति आस्था होती थी। ठीक है? और कबीले को हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, जो लोग हैं आपस में मिलकर एक एरिया में रह रहे हैं, उनका अपना कबीला है, उसको आप क्या बोल रहे हैं? जन। तो जो आस्था होती थी वो कबीले को लेकर होती थी, वो जन को लेकर होती थी और ऋग्वेद में इसका काफ़ी बार उल्लेख भी किया गया है।
यहाँ पर महिलाओं की दशा बहुत ही अच्छी थी। ना तो यहाँ पर ऐसा सती प्रथा, ना फिर कोई ऐसा था कि लेडीज़ों को बाहर जाने की अनुमति नहीं हो। लेडीज़ आराम से बाहर भी जा सकती थी, अपनी पसंद से अपना वर भी चुन सकती थी। सती प्रथा नहीं थी, कोई भी बाल विवाह जैसी चीज़ नहीं थी, पर्दा प्रथा भी नहीं थी। तो कुल मिलाकर जो लेडीज़ की, जो स्त्रियों की दशा है, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी थी। एक तरीके से एलिगेटेरियन सोसाइटी थी, मतलब ज़्यादा सोशल डिफरेंस नहीं था। यार तुम भी एक कबीले के सरदार हो, हम भी कबीले के सरदार हैं। तुम्हारे पास ज़्यादा गाय हो सकती है, हमारे पास कम गाय हो सकती है। लेकिन कुल मिला के सब एक ही फुट फ्रंट पे थे, क्योंकि जब डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस कब आएँगे? सोशल डिफरेंसेस जब आएँगे जबकि ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। जब तक व्यापार नहीं होगा, लोग पैसा नहीं कमाएँगे, तो सोशल डिफरेंसेस नहीं आएँगे। तो गाँव में क्या होता है? गाँव में सब लोग आराम से सही से होते हैं। एक जिसके पास कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो वो गाँव का मुखिया इस टाइप से हैं, उसको जानने लगते हैं। लेकिन शहरों में क्या होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, सब अपने आप में सबसे ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं था, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो आपस में सब एक-दूसरे के बराबर ही हैं। तो इसलिए यहाँ पर सोसाइटी के जो डिफरेंसेस हैं, वो यहाँ पर नहीं थे। हाँ, लेकिन परिवार में पिता मुखिया होता था, तो समाज जो है वो पितृसत्तात्मक था। परिवार की अनेक पीढ़ियाँ एक घर में ही एक साथ में रहती थी, तो जॉइंट फैमिली यहाँ पर काफ़ी रहती थी। ठीक है? तो जॉइंट फैमिली है, पिता का रूल चलता है। महिलाओं की दशा कैसी है वो आपको देखनी है। महिलाओं की दशा बहुत ही अच्छी है। नो सोशल डिफरेंसेस हैं। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट है सामाजिक वर्ण कैसे है वो देख लेते हैं हम। तो अगर हम बात करें सोसाइटी की, समाज की, तो वर्ण शब्द का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो बेसिकली हम रंग से कर रहे हैं। आर्य लोग अपने आप को क्या मानते थे कि हम लोग तो गोरे हैं। यहाँ पर लिटरली जो मीनिंग है आर्य का, वो सफेद वर्ण है। ठीक है? और बाकी जो मूल निवासी थे, उनको क्या जानते थे कि ये दास वर्ण के हैं, यानी कि ये काले रंग के लोग हैं। तो हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमारा रंग सफ़ेद है, तो हम श्रेष्ठ हैं। जो बाकी लोग हैं वो आपके दास वर्ण के क्या हैं, वो लोग श्रेष्ठ नहीं हैं, वो लोग काले रंग के हैं। ठीक है? तो और क्या इसमें डिस्कस करना है देवताओं के बारे में कि पूजा-पाठ कैसे होती थी। तो देवता यहाँ पे जो सबसे फ़ेमस था, वो था आपका इंद्र। इंद्र के बाद दूसरा स्थान आपका आता है अग्नि का और तीसरे स्थान पे आपका आता है वरुण। इंद्र का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पुरंदर, यानी कि जो नाश करेगा किलों का। इसके अलावा वर्षा का देवता था इंद्र, यानी कि जल से संबंधित। तो वर्षा किस पे होगी, किस पे डिपेंड करते हैं? इंद्र पे डिपेंड करती है। इंद्र को बादल का देवता माना जाता था। दूसरा है आपका अग्नि। अग्नि को यूज़ किया जाता था खाना पकाने के लिए, या भूमि का जंगलों को जलाने के लिए। तो अग्नि आपका दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर जो वरुण देवता था, उसको जल या समुद्र का देवता तो माना ही जाता था। इसके अलावा उसको किस चीज़ की ज़िम्मेदारी थी? उसको प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना जाता था। सूरज टाइम से निकल रहा है कि नहीं, चाँद समय से निकल रहा है कि नहीं, सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो प्राकृतिक संतुलन का देवता भी किसको माना जाता था यहाँ पर? वरुण का माना जाता था। मारुत थे जिनको आँधी का देवता माना जाता था। तो ये सब देवता माने जाते थे, लेकिन यहाँ पर भी आपको कोई भी अभी तक कोई भी टेम्पल या फिर कोई भी मूर्ति पूजा अभी यहाँ तक आपको नहीं देखने को मिली है। यज्ञ होते थे, मूर्ति पूजा नहीं होती थी, यज्ञ होते थे। यज्ञ करते थे देवता को खुश करने के लिए, लेकिन कोई भी मंदिर या पूजा-पाठ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा और भी देवी-देवता थे, जैसे पृथ्वी को भी अग्नि, सोम, बृहस्पति, ठीक है? वो सब चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस होती थी, उन लोगों को भी मानते थे, लेकिन इतना यहाँ पर नहीं है। और हाँ, यहाँ की जो फैमिली थी ना, उसमें जो वर्ण बने, वर्ण के अकॉर्डिंग नहीं था कि भई आपके पिता जो है वो पुरोहित हैं, तो आप भी पूजा-पाठ ही करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक फ़ेमस सी टर्म है यहाँ पर, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने का काम करती है। भिन्न-भिन्न व्यवसायों से जीवा का उपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। मतलब कि एक ही फैमिली में लोग डिफरेंट-डिफरेंट काम कर सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने डिस्कस किया था कि जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण सिस्टम है 4 वर्ण। तो वो वर्ण कौन-से हैं यहाँ पर? वो वर्ण यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, बल्कि वो कौन-से हैं? एक तो ये मानते थे कि योद्धा होता है, दूसरा मानते थे कि पुरोहित जो कि योद्धाओं के लिए पूजा-पाठ करता है या भगवान को मनाने का काम किसका है? पुरोहित का है। तीसरा है आपकी जी प्रजा होती है, सामान्य लोग होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा चौथा वर्ग इसमें शूद्र था।
ठीक है? वो भी अंत में दिखाई दिया। तो ये चारों के चारों 10वें मंडल में हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ऋग्वैदिक काल हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके अलावा हमारा उत्तरवैदिक काल है दोस्तों, लेकिन वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मैं आज आउट ऑफ टाउन थी, इसीलिए मैंने आपके लिए ये लेक्चर इस स्मार्ट बोर्ड पे बनाया है। लेकिन हम कल से फिर से अपने ब्लैक बोर्ड पर कंप्लीट अच्छे तरीके से चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।